ओके, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि एनएलएम एंड फ्रिक्शन को खत्म करने के बाद लास्ट क्लास में हम सब लोगों ने एंट्री की थी हमारे एक नए चैप्टर में, जिसका नाम था वर्क एनर्जी पावर या फिर वर्क पावर एनर्जी। और लास्ट क्लास में हमने वर्क का जो बेसिक था वो भी आपको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन क्या क्या लास्ट क्लास में देखा था उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आज के क्लास में उसके ऊपर के क्वेश्चन बना सके, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो शुरू में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे आजू बाजू में हम लोग जितनी भी कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्क होगी या नहीं होगी उसको हमने डिस्कस किया था। जैसे कि कोई स्विमर स्विमिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है या रनिंग कर रहा है रोड पे, या कोई मशीनरी जो है वो काम कर रही है, तो इसमें से फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्क कौन से और कौन से वर्क नहीं माने जाते। जैसे मैंने कहा था कि आपने दिन भर टीवी देखने का ही काम किया तो फिजिक्स बोलता है वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू काम क्या था ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने बोला था यार देखो, जब आपके पास कोई ब्लॉक हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो उस ब्लॉक में आपको दिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखना चाहिए उस ब्लॉक में? डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, बस उस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना नहीं चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो वर्क कहलाएगा नहीं। अदर देन दैट किधर भी डिस्प्लेस होगा तो वर्क कहलाएगा। जैसे मैंने वो बोतल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, मान लीजिए बोतल अभी मेरे हाथ में है, यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है, मूव हो रही क्या? नहीं। तो इस बॉटल को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक मैंने इस बॉटल को मूव किया, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें वर्क कितना हुआ? जीरो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। किधर लग रहा है? नीचे। और बॉटल किधर मूव हो रही थी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों में कितने का एंगल हुआ? 90 का। तो इसलिए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या माना था? जीरो। तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, फोर्स अप्लाई करने के बाद तुम्हें उस बॉडी में क्या दिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, वो भी अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तब हम कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है? वर्क। ये लिखा था नीचे, हमने कहा वेन एवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट। बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, या बॉडी कहो या वो पॉइंट जिस पॉइंट पे तुमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मान लो आपने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया तो उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट तुमको दिखना चाहिए, ठीक है। एंड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू इट वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। तब हम कहेंगे कि उस वर्क ने क्या किया, उस फोर्स ने क्या किया है? वर्क किया है। क्लियर है? अरे घेतलं होतं नाही, ठीक है। उसके बाद में वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल्स टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला वो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने फोर्स लगाया, इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज व्हाट वर्क डन, है ना। और आप सब जानते हैं कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, और इनका आपको कुछ रिजल्टेंट मिल रहा है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आप कैसे सॉल्व करते थे? याद है क्या? P Q व्हाट इज दैट? कॉस ऑफ थीटा। याद है ना आपको? दैट इज व्हाट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लेते हैं, इसलिए वर्क का भी हमें वैसा ही फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज व्हाट, कितना? एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या? मैं एक बार सेकंड स्लाइड्स पे अभी आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि ये किस तरीके से हमने लिया है, लेकिन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन का पॉपुलर फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वो जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक की जो पोजीशन है वो इनिशियली ये थी, इनिशियल पोजीशन थी। हमने उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया हमने। इस बार हमने ऐसे नहीं कि जिधर ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हमने फोर्स कुछ एंगल पे लगाया। देखो ब्लॉक किधर मूव होना चाह रहा है? इधर। हमने फोर्स किधर लगाया? इधर। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच में क्या है? कुछ एंगल है ना। समझ रहे हो क्या? एंगल कितना है? थीटा। तो आप यहां पे फोर्स को क्या कर सकते हो? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। दैट इज व्हाट, एक कंपोनेंट कौन था? एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा? एफ साइन थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से यहां पे वर्क देखने को मिल रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा है? एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो वर्क में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। या फिर आप थीटा की वैल्यू पुट भी करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब वहां पे साइन
90 आ जाएगी, परपेंडिकुलर है ना वो, तो 0 हो जाएगा वो वर्क डन। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, फोर्स कितना है एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मान लो डी, तो ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा डी, तो ये कितना मिल जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये समझ में आया क्यों लिया था वो फॉर्मूला हमने? यस, तो एफ डी कॉस थीटा इज द फॉर्मूला। यहां पे आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हो, जैसे दिखा सकते हो मैं डी के दो टुकड़े करूं, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में और एक टुकड़ा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसके दो कंपोनेंट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो एफ के डायरेक्शन में उसको तुम लोगे डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा इंटू एफ, एफ एज इट इज लेंगे, तो वो भी तरीका होता है। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इसको ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद में हमने ये बोला था कि वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है गाइस, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, जूल, जो एनर्जी के होता है वही यूनिट वर्क का होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। सीजीएस यूनिट हमारे पास है अर्ग, सीजीएस यूनिट क्या है अर्ग, और हमें पता है जूल और अर्ग में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना है 10⁻⁷। अगर आपको पूछा जाए कि 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना, तो आप लेंगे 10⁻⁻7 जूल, बिकॉज कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁷ है। जब आप बड़े से छोटा जाएंगे तो प्लस लेंगे, छोटे से बड़ा लेंगे तो माइनस लेंगे। ठीक है, उसके बाद में डायमेंशन भी निकाल सकते हो, यूनिट से समझ में आ रहा है, जूल, जूल इज व्हाट एनर्जी वर्क, और हमें डायमेंशन पता है m1 l2 t-2, या फिर निकाल सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का लिखो डिस्प्लेसमेंट का लिखो, दोनों डायमेंशन को कंबाइन कर दो, करके दिखाओ कि पता है कैसे आता है। यस, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, हमने कहा था देखो वर्क का जो नेचर होता है वो तीन तरह का होता है, हमारे पास तीन तरह का वर्क होता है, एक तो पॉजिटिव वर्क, दूसरा निगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। ठीक है, जीरो वर्क कब पॉसिबल है, तुमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, यानी फोर्स की वैल्यू जीरो है तो वर्क क्या होगा जीरो, या तुमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जैसे दीवार के ऊपर तुमने फोर्स अप्लाई किया, दीवार डिस्प्लेस होती है क्या, नहीं, तो वर्क क्या हो गया जीरो। अच्छा, तुमने फोर्स भी अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो भी वर्क डन क्या होगा जीरो। तो जीरो वर्क की मैंने तीन कंडीशन आपको बताई, एक तो फोर्स जीरो, एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और तीसरा थीटा 90, थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल 90, तो इन तीनों केस में वर्क क्या रहेगा जीरो। अदर देन दैट पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क वो है मेनली जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो पॉजिटिव वर्क हुआ, और मेनली फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो निगेटिव। जैसे कि हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारे व्हीकल को, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में वो किधर लग रहा है पीछे, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर भी व्हीकल किधर जा रही है आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स लग रहा है पीछे, तो यहां पे निगेटिव वर्क हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, हम बारी बारी विथ एग्जांपल विथ फॉर्मूला इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दैट इज पॉजिटिव वर्क, ये लिखा था कल पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क के लिए देखिए हमारे पास हमने ये माना कि तुमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया एफ, और डिस्प्लेसमेंट की ये तुम्हारी डायरेक्शन है, ये यस, अभी डी या यस दोनों सिंबल आएंगे। ठीक है, मैंने कल ही बोला था यस या डी, कंफ्यूज नहीं होने का, डी भी ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर यस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे यस है डायग्राम में, तो यस इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये तुमने जो फोर्स लगाया वो किधर लगा इधर, दैट इज व्हाट एक एंगल थीटा में। अगर तुम्हारा एंगल थीटा ये 90 से कम है, 90 होता तो वर्क जीरो ही, ठीक है, लेकिन ये 90 से कैसा है कम, 90 से कैसा है कम, तो आपका वर्क क्या आने वाला है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब थीटा 0 से 90 से कम होगा तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी ना, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो वर्क भी क्या आएगा पॉजिटिव। कॉस 0 होता है अपना 1, कॉस 30 आप करेंगे तो 1/2 आएगा जो कि पॉजिटिव है, कॉस 60 हो तो √3/2 है जो कि पॉजिटिव है, कॉस 90 करेंगे तो 0 है तो वर्क 0 हो गया, लेकिन कॉस 180 करेंगे दैट इज -1 तो निगेटिव होगा ना वर्क। तो 90 से ऊपर जाएगा तो वर्क नेगेटिव होगा, 90 से पीछे रहेगा थीटा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और 90 रहेगा तो वर्क क्लियर है। तो थीटा कैसा होना चाहिए, लेस देन 90, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एफ एस कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हो, लिखते ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इफ द एंगल थीटा इज एक्यूट, इफ द एंगल थीटा इज एक्यूट दैट मींस थीटा इज लेस देन 90, देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। तब हम वर्क डन को क्या कहेंगे, वो कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है।
पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट, पॉजिटिव वर्क हमको ये बताता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इट फेवर्स द मोशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के मोशन को फेवर कर रहा है कि बॉडीला भी इकडे जायचं है, फोर्स भी तिकडेच, समझ रहे हो क्या, वो फेवर कर रहा है उसको. लेकिन अच्छा एग्जांपल बताओ क्या है, एग्जांपल क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो थीटा क्या होगा, जीरो. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि जब बॉडी किसी ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना हो गया, जीरो. तो ग्रेविटी फ्री फॉल की केस में ग्रेविटी के वजह से जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव. क्लियर है. दूसरा एग्जांपल है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव. मैंने कल ही बताया था कि ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है, ये इसके नॉर्मल लेंथ पे है, ये यहां पे ब्लॉक पे लगा देता हूं, मैंने इसको इधर खींचा तो ये हुआ मेरा स्ट्रेचिंग फोर्स, इसके वजह से स्ट्रेच किया मैंने उसको, तो ये ब्लॉक यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट दिखा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स भी मैंने इधर लगाया था, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव. बात क्लियर है. ओके तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क की कहानी, लेस देन 90 होना चाहिए एंगल. देन जीरो वर्क, जीरो वर्क के लिए क्या बोला था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉस हाला एफ कॉस थीटा, डब्ल्यू विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो इफ फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो और थीटा 90. ह्या तिन्ही गोष्टी जर, तिन्ही म्हणजे तीन पैकी एक भी असेल तरी वर्क डन काय होईल, जीरो. मानकर राधा, मानवरकर. ठीक है. एग्जांपल्स क्या है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि भाई फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी बदलेगी ना. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स, नेट फोर्स क्या है उसके ऊपर का, जीरो. ये बात नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही है बेटा, हाँ अच्छा हाँ मनोज. ठीक है. तो बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाता है उस बॉडी पे, जीरो. ठीक है. तो नेट फोर्स अगर पार्टिकल पे जीरो होगा, जीरो होगा, तब दोनों केसेस में आपका वर्क डन क्या मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा. नेक्स्ट, वी पुश द वॉल एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट, हमने दीवार को धक्का दिया, दीवार सरकली बाजूले, असं होते का, पिछले अजून नाही समजलं, भीत लोटली मतलब, पडली भीत. ठीक है. तो सरका दिया तो सरक गई, सरका दिया तो सरक गई, तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, सरका दिया तो सरक गई तो वर्क हुआ ना, सरका दिया सरक गई वर्क हुआ, सरकारने की कोशिश की सरकी नाही, तो वर्क झिरो हुआ. तो वर्क झाला पाहिजे, भीता सरकल्या पाहिजेत, भीता काही सरकून नाही राहिल्या. ठीक है. ओके. पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, वर्क डन बाय द टेंशन इज, पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है, कल डिस्कस किया था ना, ये है रॉसी, ये है बॉब. ठीक है. और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, समझ रहे हो क्या, ये आगे या पीछे, ये आगे या पीछे, एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं इसको. तो टेंशन किधर लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो भाई डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल कितना, 90. तो जब पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है तो टेंशन के वजह से पेंडुलम में वर्क डन कितना, जीरो, 90, जीरो. ते फक्त एक स्टेप अगोदरची बोलली. ठीक आहे. तर डिस्प्लेसमेंट काय झालं, आपलं वर्क डन काय झालं त्या केसमध्ये, झिरो. देन इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग अराउंड द न्यूक्लियस, अबे न्यूक्लियसच्या अवतीभोवती इलेक्ट्रॉन फिरत नाहीत का, मग जेव्हा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या अवतीभोवती फिरतात तेव्हा इलेक्ट्रॉनचं डिस्प्लेसमेंट असं होऊन राहिलं, आणि त्याच्यावर लागणारा हा जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे तो अलॉंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर लागते, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, अट्रॅक्शन, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन चालला इकडे, तो वर्क डन काय झालं त्या केसमध्ये, झिरो. पण हे गोष्ट इलेक्ट्रॉनला माहित नाही ना, तो फिरूनच राहिला. ओके. नेक्स्ट, सॅटेलाइट इज मूव्हिंग अराउंड द अर्थ, सॅटेलाइट बी पृथ्वीवरती फिरून आले, तर पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे तिथं होणारा वर्क डन किती झालं, झिरो. अगेन बिकॉज फोर्स किती आहे, अँगल किती आहे, 90 डिग्री. ठीक आहे. त्यानंतर कुली, कुली दैट इज सहायक इज कैरिंग अ बैगेज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जीरो. वैसे मान लो ये कुली है,
वो कुली है और वो प्लॅटफॉर्म पे बॅगेज लेके चल रहा है. ते नसत का तुम्हाला त्या प्लॅटफॉर्म वरती समझ. तो अब मान लो वो पोजीशन 1 से लेकर के पोजीशन 2 पे चला गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना? अरे 0, क्योंकि भाई कुली ने डिस्प्लेस किया है, कुली के वजह से वर्क हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल वर्क डन में कुछ नहीं ना. ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट साइड में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन वहां पे मानकर रहा था 0. नेक्स्ट, अब किसकी बात है? निगेटिव वर्क की. तो अब आपको जॉनर समझ में आ गया. इस केस में क्या होगा? जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको? निगेटिव. ठीक है, वही सारी कहानी. कीप द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज म्हणजे ग्रेटर देन 90. ठीक है, देन वर्क डन इज सेड टू बी निगेटिव. और ये हमें सिग्निफाई करता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी. एग्जांपल सांगतो तुम्हाला. एग्जांपल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव्ह व्हेन इट अपोजेस द मोशन. कारण तुम्हाला सांग, हा तुन समजा ब्लॉक ठेवला, या ब्लॉकचं मास एम आहे, हा या सरफेसवर ठेवलाय. मी ना या ब्लॉकवर एक्सटर्नल फोर्स लावला एफ आणि ब्लॉक लावला वळणं पुढे. ठीक आहे, कोण फोर्स आहे? एफ. आता या ब्लॉकचं मोशन होऊन ब्लॉक डिस्प्लेस होऊन इथपर्यंत आला, पण ब्लॉकवर फ्रिक्शनल फोर्स कुठला लागू राहिला होता? ब्लॉकवर फ्रिक्शनल फोर्स लागत होता मागे. तो वर्क डन बाय धिस फोर्स जर विचार केला तर ते पॉझिटिव्ह आहे, बिकॉज फोर्स बी इकडे आणि डिस्प्लेसमेंट बी इकडे. पण या फ्रिक्शनल फोर्स कुठला लागू राहिला? मागे. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स काढायचं म्हटलं तर निगेटिव्ह, कारण फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स घेतील आणि डिस्प्लेसमेंट तर हेच घेशील तू. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या केसमध्ये निगेटिव्ह आणि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉझिटिव्ह. समझ रहे हो? तो ऐसे होता है, दिस इज निगेटिव्ह वर्क. त्यानंतर वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार इज निगेटिव्ह. जेव्हा तुम्ही ब्रेक अप्लाय करता तर ब्रेकिंग फोर्स जो लागतो कारवर, तो काय असतो? वर्क डन निगेटिव्ह करतो, कारण कार पुढेच चालली, ब्रेकिंग फोर्स मागे लागला तिला थांबवण्यासाठी. ठीक आहे, ओके. तस हे झालं नेचर बद्दल, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. काही महत्वाचे पॉइंट. पहिला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वहां तक तो कल ही हो गया था, अब आगे. तिथपर्यंत कालच झालं होतं आपलं, आता समोर. ठीक आहे, महत्वाचे पॉइंट पहा वर्क बद्दल काय. व्हेन अ सेव्हरल फोर्स ऍक्ट द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडंट ऑफ अदर. जर समजा एक बॉडी आहे आणि त्या बॉडीवर एकापेक्षा जास्त फोर्स लागू राहिले, तर त्या बॉडीचं जे नेट वर्क डन आहे त्या किंवा त्या इंडिव्हिज्युअल फोर्सचं जे वर्क डन आहे ते इंडिपेंडंट असते एकमेकावर. म्हणजे समजा मी काय केलं, मी हा ब्लॉक घेतला, या ब्लॉकचं मास आहे समजा यम. मी या ब्लॉकवर 2 फोर्स अप्लाय करतो. एक फोर्स अप्लाय केला मी F1 इकडे, ठीक आहे, आणि दुसरा फोर्स अप्लाय केला मी F2 इकडे. समजलं का? तर या बॉडीचं नेट वर्क डन काय होईल? तर नेट वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू वर्क ड्यू टू F1 प्लस वर्क ड्यू टू F2. म्हणजे असं नाही आहे किंवा या दोघांचं डायरेक्ट काय म्हणू शकतो आपण, दोघांपैकी एकाच कन्सिडर करा की आता यानं जर डिस्प्लेस केलं समजा या पर्टिक्युलर फोर्सने 3 मीटर आणि याला डिस्प्लेस करणं होतं फक्त 2च मीटर. आता हा मी मागे काढला, पण 2च मीटर करणं असतं, तर हा म्हणजे त्यानंच 3 वळलं, मला 2च करणं, तर मग माझं काम त्यानंच केलं. असं नाही, तो त्याचा बी इफेक्ट दाखवेलच. दोघंही ते त्याचा इफेक्ट दाखवतील. तर दॅट वर्क नेट इज इक्वल्स टू काय होईल? दोन्ही वर्कची काय होईल? ऍडिशन. आणि दुसरा इम्पॉर्टंट पॉइंट, अतिशय महत्वाचा, वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स. महत्वाचा याच्यासाठी की कॉन्सेप्ट तुम्हाला माहित पाहिजे, तसा सिग्निफिकन्स एवढा नाहीये. काय सांगतो, जे वर्क असते ते फ्रेम ऑफ रेफरन्स वरती सुद्धा डिपेंड असते. जसं फॉर एक्झाम्पल, समजा तुमचा एखादा मित्र आहे, तो त्या लिफ्टमध्ये बसलाय, लिफ्टमध्ये, ज्या लिफ्टमध्ये एक मोठा ब्लॉक ठेवलेला आहे, लिफ्ट चालली वर, गेली वर लिफ्ट, तर तुम्ही त्या ब्लॉकला पाहिलं तर तुम्हाला दिसलं की तो ब्लॉक वरती 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 चालला. म्हणजे तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याच्यावर एक फोर्स लागला, तो फोर्स होता नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन का? कारण जेव्हा तो ब्लॉक त्याला प्रेस करत आहे त्या लिफ्टला, तर लिफ्ट त्याच्यावर कोणता फोर्स लावत आहे? नॉर्मल. आणि त्या नॉर्मल रिएक्शनमुळेच तो ब्लॉक वरती 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 चालला. बरोबर आहे की नाही? तर नॉर्मल रिएक्शनमुळे त्याच्यामुळे तुम्हाला काय दिसलं? डिस्प्लेसमेंट. तुम्ही म्हणाल नॉर्मल रिएक्शनमुळे त्या ब्लॉकमध्ये डिस्प्लेसमेंट झालं, तर नॉर्मल रिएक्शनने तिथं वर्क केलं ते पॉझिटिव्ह असेल, कारण नॉर्मल रिएक्शन मी कुठे चालली? वर, आणि डिस्प्लेसमेंट कुठून राहिलं? वर. पण त्या डब्याच्या बाजूले तुमचा मित्र होता ना बाजूला, त्याला विचारलं की वर्क डन किती झालं ब्लॉकमध्ये? त्यानं सांगितलं 0. का? तर त्याला दिसलं नाही का डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणून तिथं? तो फोर्स एक्सपिरियन्स करू राहिला, त्याला माहिती आहे नॉर्मल रिएक्शन एवढं, पण त्याला डिस्प्लेसमेंट दिसूनच नाही राहिलं ना, कारण त्याची फ्रेम ऑफ रेफरन्स डब्बा आहे ना, त्याला बाहेर माहितच नाही जगात काय सुरू आहे, तो फक्त तटेच पुरवला की. समजलं का तुम्हाला? त्याला तो मूव होताना थोडं दिसलं, त्याला समजून राहिलं की नॉर्मल रिएक्शन लागू राहिली वर, नॉर्मल रिएक्शन लागून राहिली, पण त्याला डिस्प्लेसमेंट दिसलं ना,
इकडे वर जाताना दिसला का ब्लॉक त्याला? नाही, त्याला तो थांबेला दिसला रेस्ट वरती. मग त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू यन आहे, नॉर्मल रिॲक्शन आहे, पण वर्क नाही. म्हणजे खाली उभा आहे, त्याला दिसलं यन बी आहे आणि डिस्प्लेसमेंट बी आहे, म्हणजे वर्क आहे. तर तुमची फ्रेम ऑफ रेफरन्स कोणती आहे याच्यावर डिपेंड करते वर्क कोणता आहे. तर जर तुम्हाला फ्रेम ऑफ रेफरन्स सांगितली नाही, तर आपण नॉर्मली कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये सांगतो? पृथ्वीच्या, अर्थच्या रिस्पेक्टमध्ये सांगतो. म्हणजे अर्थच्या रिस्पेक्टमध्ये त्याच्यामध्ये वर्क झालं. ठीक आहे, तर ते इथं तुम्ही पाहून घेऊ शकता आता सिनारिओ. ठीक आहे, वर्क डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरन्स. हे ते लिफ्ट आहे. ठीक आहे, तर हा काजू आहे आणि हा राजू आहे. एक आहे काजू एक आहे एक आजी नाही. हा, तर काजू कुठे आहे? लेफ्टच्या आतमध्ये आहे. लेफ्टच्या आतमध्ये काजू आहे, तिथे एक ब्लॉक आहे, ब्लॉकवरती कोणता फोर्स लागू राहिला? नॉर्मल रिॲक्शन. आणि हा राजू आहे, राजू काजूला पाहू राहिला. ठीक आहे, ओके. आणि आता लिफ्ट काय करता? लिफ्टला जेव्हा तुम्ही मूव्ह कराल, म्हणजे शिफ्ट कराल, ठीक आहे, तिचं डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला पाहायला भेटेल डी. डिस्प्लेसमेंट पाहायला भेटेल डी. तर डी डिस्प्लेसमेंट जर लिफ्टमध्ये केला आपण, तर लिफ्ट आता इथून कुठे गेली? इथपर्यंत. ठीक आहे, तर वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरन्स जे आपण सांगितलं, तर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्समुळे वर्क झालं, ते कोणाकोणासाठी कसं कसं होतं ते पाहू. काजूसाठी अलग होतं, राजूसाठी अलग होतं. पहिले कोणाची गोष्ट करू? राजूची. तर राजूनं पाहिलं की बा बाहेरून पाहिलं, त्याला दिसलं यन फोर्स लागू राहिला आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे? डी. म्हणजे अकॉर्डिंग टू ऑब्झर्वर राजू, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू राजू जर विचार केला तर ते होईल फोर्स. फोर्स म्हणजे काय? यन, डिस्प्लेसमेंट डी, आणि काय रे? कॉस ऑफ थीटा. आणि थीटा किती आहे? जिकडे फोर्स तिकडेच डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे 0 आहे. हियर थीटा इज 0 डिग्री. तर कॉस 0 काय असते? 1. अरे बाबा, कॉस 0 काय होईल? 1 होईल ना. तर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1. डिटेलमध्येच लिहितो मी. थांबा. वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू राजू, एफ नाही, एन डी कॉस थीटा. हियर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. तर वर्क डन बाय राजू इज इक्वल्स टू, नॉर्मल रिएक्शन कोणाच्या बरोबर असते जनरली या केसमध्ये? ठीक आहे, एनच ठेवा सध्या, कन्फ्युजन वाढू नका 2 मिनिटासाठी. एन, आणि इथं काय होईल? डी. वर्क डन काय झालं मग तुमच्याकडे? एन इंटू डी. बरं, अकॉर्डिंग टू काजू, काजू काजू नॉर्मल रिएक्शन तर लागून राहिली. काजू म्हणे वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू काजू. काजू काय नाही, नॉर्मल रिएक्शन तर आहे म्हणे गड्या, पण डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. नाही म्हणजे वर्क डन काय झालं त्याच्या रिस्पेक्टमध्ये? काजूच्या रिस्पेक्टमध्ये वर्क डन काय झालं? 0. तर वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरन्सवर डिपेंड करते. हे तुम्हाला इथून समजलं अशीन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चंस है, तुम्हाला आले पाहिजेत करता, म्हणून लक्ष द्या बरोबर. ठीक आहे, पहिला क्वेश्चन. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डी अँड दॅट इज 2i plus 3j plus k मीटर ड्यू टू फोर्स धिस वन, देन फाइंड वर्क डन बाय धिस फोर्स. आता वर्क डन काय असतं लेकर हो? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स सांग पिल्ला किती आहे? 2i plus 3j plus k इंटू डी. किती रे? डी आहे तुमच्याकडे i प्लस 2j माइनस के. अभी देखिए आपके पास दो वेक्टर है, उनके यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में, और उनका आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट. आणि डॉट प्रोडक्ट तुम्हाला माहिती आहे कसं कराल? आय डॉट आय तुमचा 1 असते, बाकी सगळं 0 असते. म्हणजे तुम्ही काय कराल? धिस मल्टिप्लाय विथ धिस. म्हणजे सरळ सरळ काय करायचं पहा, 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 किती झाला? याचा घ्यायचा आयचा कोएफिशियंट घ्यायचा, या आयचा कोएफिशियंट घ्यायचा. किती आहे? 1. प्लस जेचा कोएफिशियंट 3, या जेचा कोएफिशियंट 2, प्लस केचा कोएफिशियंट 1 आणि त्या केचा कोएफिशियंट -1. असं घेत असतो ना आपण. ax ay bx by प्लस bz, सॉरी az bz असते ते वेक्टर मध्ये. बे एक बे, 3 दुनी 6, 1 1 1 वजा 1, 6तून 1 गेला 5, 5 आणि 2 7. तर वर्क डन किती होईल रे? 7 जूल. पॉझिटिव्ह वर्क असेल. कळालं? चला पुढचा प्रश्न घेतो. नेक्स्ट प्रश्न. ठीक आहे. अ फोर्स F इज धिस, इट डिस्प्लेसेस पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल्स टू धिस म्हणजे कॉर्डिनेट दिलेले आहेत तुम्हाला. हे पोझिशन दिले पहा ना, x1 y1 z1 कॉर्डिनेट दिले आहेत, आणि बी पॉइंटचे बी कॉर्डिनेट दिले आहेत. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. ठीक आहे, तर समजा हा तुमचा पोझिशन वेक्टर r1 आहे, हा तुमचा पोझिशन वेक्टर r2 आहे. तर तुम्ही डेल्टा r कसा निकाल रे? डेल्टा r कसा निकाल? कारण तुमचा पोझिशन वेक्टरचा चेंज म्हणजेच तुमचं डिस्प्लेसमेंट असते.
व्हॉट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोझिशन वेक्टर. R2 मायनस R1 आठवते का? ठीक आहे. तर हे काढूया आपण. कसं असते? इट इज, हा घ्या तुम्ही, x2 मायनस x1, ठीक आहे, I प्लस y2 मायनस y1 j प्लस z2 मायनस z1 k. चला, x2 मायनस x1, 4 मायनस 0, 4 मायनस 0 I, 4 मायनस 3, बोला ना, जे 2 का आले? हा, 2 मायनस 5 के. हा, काय होईल? 4I 1 जे मायनस 3K. आणि हा काय झाला तुमचा? डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन पोझिशन वेक्टरच तुमचा डिस्प्लेसमेंट असते आणि तो अशा पद्धतीनं काढतात जर तुम्हाला कोऑर्डिनेट्स दिलेले असतील तर. ठीक आहे. चला, डी माहित आहे आणि एफ दिलाय. वी नो दॅट एफ दिलाय. काय होईल? 2I मायनस 3J प्लस काय होईल रे? 4K. काय काढायचं आहे? डब्लून. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सांग बरोबर, फोर्स सांग बाबू, बाबू फोर्स सांग. मायनस 3J प्लस 4K. आणि इकडे काय रे बाळा? 4I प्लस 1J मायनस 3K. चला सांगा बरोबर. वर्क डन व्हेक्टर फॉर्म मध्ये कसं लिहिलं मी? असं होते मग. ठीक आहे. 4 दुनी 8. हे किती होईल? 3 1 3 पण मायनस 3 आणि 4 त्रिक 12 पण मायनस 12. तर हे काय होईल? 8 मायनस 15 आणि 8 मायनस 15 म्हणजे किती रे? W इज इक्वल टू मायनस 7 जूल. समजलं का? काही अडचण नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. खाय प्यायचा प्रॉब्लेम झाला. फोर्स दिलेला आहे, कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत आणि वर्क डन काढायचं आहे. काढता येईल? काय अडचण? टफ आहे का? तुम्हाला काय काढावं लागेल सगळ्यात पहिले? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट सांगून द्या कसं करताल? डेल्टा आर. तो कसा होईल? धिस मायनस धिस. 2 मायनस 0 इज 2 म्हणजे काय होईल? 2I. ठीक आहे. त्यानंतर 3 मायनस 1 इज 2 म्हणजे काय होईल? प्लस 2J. 2 मायनस 4 इज मायनस 2 तर हा काय होईल? मायनस 2 दडी के. ठीक आहे. आणि F तुम्हाला दिलेला आहे. F काय दिलेला आहे? 4I मायनस 3J मायनस 7K. तर W इज इक्वल टू काय रे लेकरा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. चला डायरेक्ट करूया आपण. काय होईल? 4 दुनी 8, 3 दुनी 6 म्हणजे साइन काय येईल? मायनस 6, 7 दुनी 14 प्लस 14. ठीक आहे. तर इथं काय होईल? 8 मधून 6 गेले 2, 14 प्लस 2 इज 16 म्हणजे वर्क डन काय होईल रे बाबू? 16 जूल. एनी अडचण? नो अडचण. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक आहे. इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज धिस ड्यू टू फोर्स धिस, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स. तर W इज इक्वल टू मल्टिप्लिकेशनच करला का सरळ सरळ? 2 1 जा 2 म्हणजे काय होईल इथं? दॅट इज 2. वर्क डन काढून तुम्ही आता आयजे केली याचं काम नाही. डायरेक्ट F आणि D आहे तो. ठीक आहे. त्यानंतर 3 4 जा 12 प्लस काय होईल? 12. त्यानंतर तिथं कोण आहे? 1 आणि इकडे 1 प्लस काय होईल? 1. हा 12 ने 13, 13 2 14 15. W इज इक्वल टू 15 जूल. काय अडचण नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फोर्स F इज दिस डिस्प्लेसेस पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन दिस टू दिस. ठीक आहे. नाही दिस नाही वाटते. F दिलेला आहे तुम्हाला. तुम्हाला F दिलेला आहे. इट इज I प्लस 2J मायनस 15K आणि तुम्हाला एक पोझिशन दिलेली आहे P. पण तो काय म्हणते? इट डिस्प्लेसेस धिस फोर्स डिस्प्लेसेस पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टू धिस पॉइंट. म्हणजे पहिला पॉईंट कोणता आहे? ओरिजिन. आणि ओरिजिन म्हटलं म्हणजे ते ओ पोझिशन आहे. तिचे कोऑर्डिनेट्स करतात 0,0,0. समजलं का? म्हणजे 0,0,0 वरून अल्फा,1 लोक भेटलं. अरे ठीक. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल टू इच अदर. ऑर्थोगोनल म्हणजे एकमेकाला कशा आहेत ते? परपेंडिक्युलर. म्हणजे मला सांगा, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट जर एकमेकाला परपेंडिक्युलर तर वर्क डनची व्हॅल्यू काय झाली? 0. पण तुम्हाला विचारलं अल्फा काढायचा आहे, वर्क डन नाही काढायचा आहे. ठीक आहे. तर अल्फा काढायसाठी आपण काय करू? पहिले आपण याचा हे काढून घेऊ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तर F तर माहित आहे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर असते D. तो असते पोझिशन वेक्टर डेल्टा आर. आणि तो कसा काढू आपण? अल्फा मायनस 0 म्हणजे अल्फा I. अल्फा मायनस 0 दॅट इज अल्फा J आणि 1 मायनस 0 दॅट इज 1K. हा झाला तुमचा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आता तुम्हाला काढायचं आहे वर्क डन. वर्क डन काय असते? या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय होईल? अल्फा इंटू 1 दॅट इज अल्फा प्लस अल्फा इंटू 2
2 अल्फा प्लस 1 इंटू -15 -15. समजलं का तुम्हाला? इथपर्यंत हा वर्क डन झाला. पण तुम्हाला माहित आहे ॲज एफ अँड डी आर ऑर्थोगोनल देअरफोर थीटा किती आहे 90 डिग्री. तो देअरफोर वर्क डन इज इक्वल टू किती घ्याल 0. तर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू 0 पुट करा आणि इकडे अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा आणि मायनस काय 15. तर हा होईल 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 15 मायनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 15. तर अल्फा इज इक्वल्स टू 15/3. तर अल्फा किती येईल 5. तर अल्फाची व्हॅल्यू येईल तुमची 5. काय अडचण काही प्रॉब्लेम कोणाला नाही. तर अशा पद्धतीनं तुमचा जो फर्स्ट सेक्शन आहे याचा तो इथं संपला. आता आपल्याला जो नेक्स्ट टॉपिक घ्यायचा आहे तो आहे वर्क डन बाय कॉन्स्टंट फोर्स. ठीक आहे, तर त्याला लगेच कंटिन्यू करू.